डायमेंशन देखने वाले हैं और जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम लोग डायमेंशन का इंट्रोडक्शन देख लीजिए थे, आज हम लोग को उसका यूज़ देखना और ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम सोचे थे डायमेंशन का इंट्रोडक्शन एक जगह रहेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको एक जगह रखेंगे। तो कल डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखे थे हम लोग, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग देखेंगे आज के डायमेंशन फार्मूले का कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है अपना क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स यूजेस। ये हेडिंग है, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स यूजेस, मतलब उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का। तो 3 इस्तेमाल है इसका। सबसे पहला हम चेक कर लेंगे टू चेक, मतलब सबसे पहला जो यूज़ है वो है टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन हो गया, मतलब कोई इक्वेशन दे रखा है, हमको उसका डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना है। ये क्या होता है अभी डिस्कस किया जाएगा। तीनों मतलब जो तीनों यूज़ है, तीनों यूज़ को अच्छे से अभी डिस्कस किया जाएगा। एक एक करके पहले हेडिंग जान लो कहाँ कहाँ क्या क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहला क्या हो गया, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। दूसरा हो जाएगा अपने पास, इसी में हम लोग बात कर ले टू कन्वर्ट, तो जो यूनिट कन्वर्जन होता है वही होता है। तो जब कभी भी हम लोग बात करेंगे कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। वन सिस्टम टू अनदर कहने का मतलब क्या, हम लोग 3 सिस्टम पढ़े थे, याद है, FPS, CGS, MKS, 3 सिस्टम पढ़े थे ना। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर यूनिट कन्वर्जन करना है तो भी हम लोग डायमेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर डायमेंशन का इस्तेमाल करने के लिए। जब कन्वर्जन है तो डायरेक्ट करना वो बेटर होता है डायमेंशन के, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डायमेंशन के इस्तेमाल से भी हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लें कि तीसरा इसका कहाँ यूज़ होगा। तो फॉर्मूला डिराइव करने में यूज़ होगा। जैसे मान लो अभी तुम लोग कोई चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, अभी तो पहला चैप्टर पढ़ रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट, लेकिन हम बोल दें कि भाई किसी चीज़ का फार्मूला ले आना है तो फार्मूला भी हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं, बस कुछ कुछ मालूम होना चाहिए। तो टू डिराइव द रिलेशन, या फिर फार्मूला भी बोल सकते हैं, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन। तो जब कभी भी हम लोग को किसी का भी फार्मूला ले आना होगा ना, तो हमको पता होना चाहिए कि जिस चीज़ का फार्मूला ले आना हो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज हम ये बोल देते हैं। बेस्ड ऑन सम, बेस्ड ऑन सर्टन लिख देते हैं, बेस्ड ऑन certain reasonable assumption। तो देखो कई सारी चीज़ें जो अभी हम लोग पढ़े ही नहीं, लेकिन हम लोग को अगर फार्मूला डिराइव करना हो तो हम लोग फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। अब एक एक करके तीनों को डिस्कस कर लिया जाए कि तीनों में क्या क्या कैसे कैसे इस्तेमाल है। तो सबसे पहला क्या है, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई फार्मूला दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखा है अपने को, और चेक करना है कि भाई ये फार्मूला ये इक्वेशन सही है कि नहीं। तो जब ये चेक करना है तब हम लोग क्या देखेंगे, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। जैसे अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं तुम, हम रैंडम कुछ लिख के देते, बोलते भाई ये इक्वेशन सही है कि नहीं है। तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं किससे, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी से चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कन्वर्जन, मतलब एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना, जैसे MKS को FPS में, CGS को MKS में, ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि हम लोग फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। फार्मूला डिराइव करने के लिए क्या होना चाहिए कि जिस चीज़ का अपने को फार्मूला ले आना है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, ये अपने को बस मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम है तो हम लोग फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। और जब हम लोग अब इसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ डिस्कस भी कर लेंगे कि ये कहाँ कहाँ फेल हो सकता है। ये जो हम लोग यूज़ देख रहे हैं या जान रहे हैं या जानेंगे वो फेल कब कब हो जाएगा। तो इसको साफ करते हैं और एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। तो मतलब कोई इक्वेशन दे रखा है, उसका डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो मतलब ये भी एक तरह से डायमेंशन का यूज़ है, पहला यूज़ यही है। तो ये होता क्या है, इसमें करना क्या होता है वो देख लीजिए। तो स्टेट दैट एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ क्वांटिटी। मान लो कोई इक्वेशन है, इक्वेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि बी इक्वल्स टू होना है, लेफ्ट हैंड साइड कुछ होना है और राइट हैंड साइड कुछ होना है। इसी चीज़ को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई इक्वेशन है जिसमें क्वांटिटीज़ है, यहाँ भी कुछ क्वांटिटीज़ होगा, यहाँ भी कुछ क्वांटिटीज़ होगा, भाई दोनों तरफ फिजिकल क्वांटिटी कुछ होगा। तो ये कह रहे हैं कि इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। तो जो भी क्वांटिटी है अपने पास उसके पास
सेम डायमेंशन होगा किस तरफ, बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। मान लो इधर हम सॉल्व करेंगे, डायमेंशन कुछ लेंगे, और इधर सॉल्व करेंगे, डायमेंशन कुछ लेंगे। तो जब दोनों तरफ जो हम डायमेंशन लेंगे, दोनों डायमेंशन सेम होना चाहिए। और ये कैसे होना चाहिए, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होना चाहिए। तो इसका क्या कहना हो गया, इसका ये कहना हो गया कि जब कभी भी हम लोग किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो अपने पास दोनों साइड का डायमेंशन आएगा वो सेम आना चाहिए। अगर दोनों साइड का डायमेंशन सेम आ रहा तो मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो सही है, और अगर नहीं आ रहा तो गिवन इक्वेशन ही गलत है। मतलब हो सकता है मान लो हम कोई फार्मूला लिख के देते हैं, अब बोलते कि चेक करो ये फार्मूला सही है कि नहीं है। तो जब फार्मूला को हम चेक करने जाएंगे सही है कि गलत है, तो हम दोनों को तरफ साइड का डायमेंशन निकालेंगे। दोनों साइड कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, और दोनों साइड का डायमेंशन अगर सेम आ जाएगा तो फार्मूला सही हो जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो फार्मूला गलत हो जाएगा। अब देखा जाए इसमें एक नया बात आया, एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, तो जब कभी भी हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसको करेंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी को करेंगे। कहने का क्या मतलब हो गया कि जब हम लोग ऐड करने जा रहे हैं जैसे 5 मीटर और 2 मीटर, तो ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दोनों किस परिवार का है, दोनों लेंथ परिवार का, तो रिजल्ट भी किस में आने लगा, लेंथ में आने लगा। लेकिन हम बोलते भाई ऐड कर दो 5 मीटर का और 2 kg को, एक हो गया लेंथ परिवार का, एक हो गया मास परिवार का, क्या दोनों ऐड हो पाएगा, तो दोनों ऐड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जब कभी बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो जो सेम परिवार के लोग हैं उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग परिवार के लोगों को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम लोग क्या कर ले, इसका एक एग्जाम्पल देख ले। ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया, एग्जाम्पल देख ले भाई, कब हम लोग चेक करेंगे इक्वेशन सही गलत है, कैसे चेक करेंगे वो देख लीजिए। तब तक इसको साफ करते फिर उसको देखते हैं। तो अब देख लीजिए, हम लोग को इन दोनों इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करना है, मतलब ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली सही है कि नहीं। तो कैसे देखेंगे, तो दोनों साइड इक्वेशन के दोनों साइड में जो अपने पास डायमेंशन आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले LHS को सॉल्व करेंगे। LHS में अपने पास क्या है, टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे, बिग ब्रैकेट में टाइम। टी कहने का मतलब क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। वैसे ही RHS देख लिया जाए। RHS में क्या अपने पास 2 पाई अंडर रूट में L/G। तो जो कांस्टेंट है उसको हटा देते हैं हम लोग। अब बचेगा क्या अपने पास, अंडर रूट में L/G। तो अंडर रूट में L कहने का मतलब L आ जाएगा भाई, डायमेंशन लिखेंगे तो L आ जाएगा। G कहने का मतलब एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर का L आ जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर का L-2 आ जाएगा। ये हो गया। परिवार मिलन कर ले तो क्या होगा, अंडर रूट कहने का मतलब पावर क्या है, हाफ है। अब देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे, सबसे पहले तो इन दोनों कैंसिल कर दें, ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। बचा क्या अपने पास, t⁻²। t⁻² ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, t²। और वो क्या था, पावर हाफ अंडर रूट था। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, t। तो क्या देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड भी अपने पास t बचा, लेफ्ट हैंड साइड भी अपने पास क्या बच रहा, देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड भी t बच रहा, राइट हैंड साइड भी t बचा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो मतलब जो दिया हुआ इक्वेशन वो डायमेंशनली सही है। अब इसको देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। तो ये क्या कह रहा है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। तो LHS में है अपने पास S, और S कहने का मतलब क्या है अपने पास, S कहने का मतलब हो गया, S क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा यहाँ पे। अब वही RHS बात करें तो RHS में दो चीज़ें अपने पास, RHS में एक बार UT है और एक बार हाफ AT² है। तो अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो सबको अलग अलग देखेंगे। एक ही परिवार का आना चाहिए, मतलब लेंथ फैमिली का ही आना चाहिए। तो UT बात कर ले, UT कहने का मतलब क्या हो जाएगा U हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मतलब LT-1। तो ये हो गया U का। T का क्या हो जाएगा, T का हो जाएगा T। अभी देखो T-1 और ये T है तो कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ भी क्या बचा, L बचा। तो ये भी सही हो, देखो ये L आया और ये भी L आया, तो ये दोनों तो फिलहाल सही है। अभी इसको भी चेक करें, इसको भी L ही आना चाहिए। तो हाफ AT² है, हाफ को हटा देंगे A, तो A हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब मीटर का L हो गया, पर सेकंड स्क्वायर का L-2 हो जाएगा। T² कहने का मतलब T² हो गया।
अब इसको देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे कुल मिला के क्या बच रहा, एल बच रहा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या कहना था कि सेम परिवार के लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसे देखो क्या देखे थे हम लोग, 7 मीटर प्लस 2 मीटर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 मीटर आएगा। 9 मीटर स्क्वायर थोड़ी आएगा। तो वही बात तो यहाँ भी हो रहा है कि ये एल है तो ये दोनों भी किस में है, एल आया, तो एक ही परिवार के आ गए। तो मतलब ये फॉर्मूला भी क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया। तो यहाँ भी 2 शब्द लिख लिया जाए। तो हियर LHS इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, RHS, हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ आया होगा, उम्मीद करते समझ आया होगा कि हम लोग को यहाँ क्या करना था, LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करके डायमेंशन निकालना था और दोनों सेम आना चाहिए। सेम आ जाएगा तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, नहीं आएगा तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये तो पहला यूज़ हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे यूज़ पे जिसको बोलेंगे कन्वर्जन। तो तब तक इसको साफ कर ले, उसके बाद कन्वर्जन पे चलते हैं। तो अब दूसरा यूज़ है अपने पास डायमेंशन का कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। ये हो गया अपने पास कन्वर्जन का यूज़ देखना है, मतलब डायमेंशन का यूज़ कन्वर्जन में देखना है। तो पहले इसको थोड़ा सा डेरिवेशन इसका कर लिया जाए, फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। अब कन्वर्जन कहने का क्या मतलब है, जैसे देखो हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, लेट अपने पास कोई क्वांटिटी है जिसको हम क्यू बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है क्यू, उसको हम लिख रहे हैं एक यूनिट में N1 U1। N1 है मैग्नीट्यूड, U1 है यूनिट, और इसको दूसरे यूनिट में लिखने जाएंगे तो लिखेंगे N2 U2। ये समझ आया, नहीं आया होगा कोई बात नहीं। जैसे कोई क्वांटिटी है अपने पास 1 मीटर हम कह दिए या 1 किलोमीटर कह दिए, ठीक है। 1 किलोमीटर का कोई अपने पास यूनिट है, तो ये कौन सा यूनिट है, लेंथ यूनिट है। ये लेंथ ही तो है 1 किलोमीटर। इसको अगर हम दूसरे यूनिट में लिखने जाएंगे तो क्या 1000 मीटर लिख सकते हैं। वही बात तो यहाँ की हम, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं क्यों, यहाँ पे वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, उसको 1 यूनिट में लिखे हैं तो 1 यूनिट में क्या लिखे 1 किलोमीटर। तो यही है N1 और यह है U1, और इसी को जब दूसरे यूनिट में लिखने जाएंगे तो वो हो जाएगा N2। तो देखो मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ गया और यूनिट में भी चेंज आ गया, वही बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे N1 एंड N2 आर मैग्नीट्यूड, ठीक है, और U1 U2 क्या है, यूनिट्स, ठीक है। तो इसको साफ करते उम्मीद करते ये तो समझ आएगा बात, क्योंकि अभी हम लोग डेरिवेशन सीख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। एंड U1 एंड U2 आर यूनिट्स। इतना समझ आया होगा। अब जैसे ये जो चीज़ है इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, लेट जो की हैं। अब हम ये कर रहे हैं तो डायमेंशन लिखना चाहते हैं हम, जो भी अपने पास यूनिट्स है उसका हम डायमेंशन लिखना चाहते हैं। तो N1 U1 है और N2 U2 अलग अलग है, उन दोनों का हम डायमेंशन लिखना चाहते हैं। तो डायमेंशन क्या होगा, तो लिख लिया जाए डायमेंशंस फॉर N1 U1, या फिर हम सिंपल बोलते U1, क्योंकि मैग्नीट्यूड का तो कोई काम नहीं होता है। तो डायमेंशन फॉर U1, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा MLT। क्या यही होता है डायमेंशन, ये नहीं होता, इसके ऊपर जो पावर लगाते हैं वो होता है डायमेंशन। तो A पावर लगा दिया, B पावर लगा दिया, C लगा दिया, ठीक है। यहाँ जो डायमेंशन हो गया ABC हो गया। अब एक और बात, यहाँ पे हम MLT बोल रहे हैं तो इसको हम 1 कर देते हैं, क्योंकि यूनिट 1 के लिए बात करें। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे डायमेंशन फॉर यूनिट 2, तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में MLT ही होगा, लेकिन ये किस में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा। क्या पावर दोनों का सेम होगा, एकदम सेम होगा भाई। क्यों सेम होगा, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि 1 किलोमीटर और 1000 मीटर, ठीक है। अगर हम डायमेंशन लिखने बोलेंगे तो ये भी लेंथ है और ये भी क्या है, लेंथ है। तो पावर में चेंज आएगा क्या, पावर में तो कोई चेंज नहीं आना, और डायमेंशन हम लोग MLT में ही लिखते हैं। तो यूनिट कोई भी हो, डायमेंशन में चेंज नहीं आता है, डायमेंशन तो वही रहेगा। जैसे अगर हम बोल दिए केजी के लिए डायमेंशन लिखना तो मास ही होगा, ग्राम के लिए डायमेंशन लिखना तो मास ही होगा। तो यूनिट में भले हम चेंज ले आ लें, लेकिन डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा। तो वही बात हो गया कि अगर हम लोग डायमेंशन लिखने जाएंगे यूनिट 1 के लिए, क्योंकि यूनिट के ही लिए डायमेंशन लिखा जाता है ना, 1 किलोमीटर का ही डायमेंशन है, मीटर का ही डायमेंशन है, 1000 और 1 का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। वही बात है, N1 और N2 का कोई रोल नहीं है। तो जो डायमेंशन हम लिखें U1 के लिए लिखें, डायमेंशन किस में लिखें, MLT में लिखेंगे। पावर
पावर क्या होगा, तो पावर जब कुछ होगा तभी तो उसको डायमेंशन बोलेंगे, बिना पावर के डायमेंशन थोड़ी है। तो पावर में हम क्या लगा दिए, ए बी सी लगा दिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं है किसके बारे में बात करें। सेम यूनिट 2 के लिए बात करने जाएंगे तो MLT में लिखेंगे, पावर क्या हो जाएगा, ए बी सी ही हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता है। ये बात हो गया। अब इक्वेशन 1 से हम लोग चीज़ों को ले आएंगे और समझेंगे। जैसे इसको साफ करें पहले, क्योंकि जगह चाहिए ना थोड़ा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 देखेंगे तो क्या है अपने पास, N1 U1 है, N2 U2 है। यहाँ से हम N1 का वैल्यू निकाल रहे हैं। N1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो N2 U2 अपॉन में U1 आएगा। ठीक है, N2 अब यहाँ आगे सॉल्व कर लें तो N1 इज इक्वल टू N2 का रहने देते हैं, U1 की जगह पे ये लिखते हैं क्या, M1 L1 T1 पावर में A B C, ये हो गया क्या U1, U2 का वैल्यू ना गलत हो गया, U2 रखना है। पहले U2 लिखना है तो U2 हो जाएगा M2 L2 U2 पावर में A B C, अपॉन में क्या लिखेंगे, तो अपॉन में लिखेंगे M1 L1 T1 पावर में A B C। इसको थोड़े अलग तरीके से लिखने जाए, अलग तरीके से कहने का क्या मतलब है, M2 अपॉन में M1 होल पावर A हो जाएगा, L2 अपॉन में L1 होल पावर B हो जाएगा, T2 अपॉन में T1 होल पावर C हो जाएगा। ये आ गया अपने पास कन्वर्जन का एक फॉर्मूला, कि अगर हम लोग को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो N1 हो गया जिसको हम लोग को कन्वर्ट करके ले आना है, जिसमें N1 में हमको ले आना है, तो N1 में अगर ले आना है तो हम क्या लिखेंगे, N2 कहने का मतलब जो दूसरा यूनिट हो जाएगा, दूसरा अपने पास मैग्नीट्यूड होगा वो लिखेंगे, साथ में M1 M2 M1 L2 L1 T2 T1 और सबके पावर में A B C। अब देखो ये थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट है, ये थोड़ा उतना समझ नहीं आ रहा। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करके देखते हैं भाई ये इस्तेमाल कैसे होगा, तो थोड़ा समझ आने लगेगा। तो इसको साफ करते हैं और ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल है अपने पास, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि कौन से सिस्टम में कौन सा यूनिट है। तो ये 1 न्यूटन जो आता है वो आता है MKS सिस्टम में, और जो डाइन आता है वो आता है CGS सिस्टम में। तो अगर हम लोग MKS सिस्टम में बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब मास हो गया, MKS कहने का मतलब हो गया लेंथ को मीटर में लेना है, मास को केजी में लेना है, टाइम को सेकेंड्स में लेना। और CGS कहने का मतलब ये हो गया कि लेंथ को सेंटीमीटर में लेना है, और MKS मास को किलोग्राम में लेना है, टाइम को सेकंड में लेना है, और CGS ग्राम में लेना है। थोड़ा यही तो देखो करना सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सा सिस्टम है। तो ये है अपने पास MKS में, ये है CGS में। तो MKS से CGS में जाना ये पता चल गया, ठीक। दूसरी चीज़ अपने को पता होना चाहिए किसका यूनिट है ये, तभी तो डायमेंशन लिख पाएंगे ना हम। हियर द गिवन क्वांटिटी गिवन यूनिट्स आर ऑफ किसका है ये, फोर्स का। देन डायमेंशन ऑफ फोर्स, तभी तो पता चलेगा कि M है, L है, T है, क्या क्या है उसके साथ, तभी तो पता चलेगा ना। देन डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब मास मतलब हो गया kg, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डायमेंशन, मास kg मतलब क्या हो जाएगा m, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब LT-2। अब देखो याद होना चाहिए फोर्स का डायमेंशन क्या है, MLT-2। थोड़ा गाना हो गया, अब इधर आते हैं। तो फोर्स हो गया MLT-2, तो ये तो पता चल गया क्या क्या होना है। अब हम लोग चलते हैं MKS सिस्टम में। MKS सिस्टम में अपने पास MKS सिस्टम में N1 है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन, क्योंकि वहाँ पे N1 N2 U1 ये सब चल रहा था ना, L1 तो N1 है अपने पास 1 न्यूटन। उसी प्रकार से हम लोग चले जाएंगे मास में। तो मास जो है अपने पास M1 1 kg आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ये किस में सिस्टम है, MKS, ठीक है। उसके बाद L1 आ जाएगा, उसके बाद T1 आ जाएगा। तो L1 कितना आ जाएगा, तो जब हम लोग MKS सिस्टम में बात करेंगे तो लेंथ को हमको मीटर में लेना पड़ेगा और टाइम को सेकंड में लेना पड़ेगा। यही चीज़ जब CGS में चले जाएंगे तो ये N2 फाइंड करना अपने को, भाई यूनिट क्या होगा, कन्वर्ट करना है ना, तो डाइन में क्या होगा वो निकालना अपने को। मास हो जाएगा
ग्राम में, मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा। लेंथ जो हो जाएगा सेंटीमीटर में, मतलब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और टाइम तो सेकंड्स में ही रहना चाहिए। तो देखो क्या क्या पता होना चाहिए इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो गिवन चीज़ है वो किसका डायमेंशन है। तो गिवन चीज़ जो यूनिट है, जो गिवन यूनिट है वो किसका डायमेंशन होगा, तो फोर्स का होगा। तो फोर्स का हम लोग डायमेंशन लिख लें। फोर्स के डायमेंशन में क्या क्या आ गया, एम आ गया, एल आ गया, टी आ गया। अब अपने को ये पता होना चाहिए जो गिवन कन्वर्जन है उसमें यूनिट्स किसके किसके में बिलोंग करता है। तो न्यूटन जो होता है एमकेएस सिस्टम में होता है, डाइन जो होता है सीजीएस सिस्टम में होता है। एमकेएस सिस्टम में जो जो यूनिट्स होता है, मतलब जो मास लेंथ टाइम हम लोग सपोज करते हैं उसको लिख लिए। सीजीएस में जो होता है उसको लिख लिए। अब अपने को कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला क्या था, तो N2 अगर निकालना है तो N1 M2 अपॉन में M1 पावर A, फिर L2 अपॉन में L1 पावर B, T2 अपॉन में T1 पावर C। अब देखो फॉर्मूले का इस्तेमाल समझ आएगा। N2 फाइंड करना अपने को, N1 कितना है तो 1 है। हमको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, यहाँ पे न्यूटन नहीं लेना, केवल मैग्नीट्यूड। तो 1 हो गया। साथ में क्या हो जाएगा M2 कहने का मतलब 1000 ग्राम, और साथ में क्या है 1। तो यहाँ पे भी M मतलब केवल नंबर हम लोग लेंगे, हम लोग को यूनिट नहीं लेना है, मतलब केजी ग्राम नहीं लेना। फिर A कहने का मतलब इसके पावर कितना है 1, तो इसके पावर हो गया 1। सेम L2 कहने का मतलब क्या अपने पास 100 सेंटीमीटर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 मीटर, तो केवल 1। और L यहाँ क्या है तो पावर 1 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं T2 मतलब 1, T1 मतलब 1, पावर कितना है -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या मिलने लगेगा, तो ये हो गया पावर, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये हो गया 1000, ये हो गया 00, तो मतलब 10⁵ आ जाएगा क्या। और डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ 1 है, तो ये सब कुछ लेना देना नहीं है। टाइम -2 आ रहा, तो इसका भी पावर कोई 1 ही आ जाएगा सॉल्व करने पे, इसको भी। तो कुल मिला के अपने पास क्या आ गया, N2 का वैल्यू आ गया 10⁵। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो 1 न्यूटन था उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे डाइन में तो कितना आ जाएगा 10⁵ डाइन। तो देख लो 1 न्यूटन में कितना शक्ति है, कितना सारा डाइन उसमें छुपा हुआ है। तो 1 न्यूटन को कन्वर्ट कर दिया हम किस में, डाइन में। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट है, हम समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ मालूम होना चाहिए इसको कन्वर्ट करने के लिए, तभी कन्वर्जन हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं डायमेंशन का यूज़ है तो जानना ज़रूरी है। तो ये हम लोग कन्वर्जन किए हैं। एक और बार इस वाले चीज़ को देखना, समझ आ जाएगा अगर जिसको नहीं आया होगा। तो ये हो गया, जो भी अपने पास N2 आया वो अपना आंसर हो गया। तो N2 आंसर हो गया, मतलब ये 10⁵ डाइन हो गया, क्योंकि उसी में तो कन्वर्ट करना था अपने को। उम्मीद करते हैं थोड़ा मोड़ा तो पहुंचा होगा। बाकी अब चलते हैं अगले यूज़ पे, और सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ यही वाला है, तो इस यूज़ को देखना ज़रूरी है। तब तक इसको साफ़ कर दें। अब लास्ट यूज़ हम लोग देख लिया जाए डायमेंशन का यूज़ और कहाँ कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। कन्वर्जन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो सबसे पहले चेक करना, मतलब पहला वाला जो यूज़ हम देखे थे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, वो भी इंपॉर्टेंट, और ये वाला भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि डेरिवेशन ऑफ रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या हो गया कि हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं बिना उस चैप्टर को पढ़े जिसको अभी तक हम पढ़े ही नहीं। जैसे अभी तो हम लोग 11th में एंटर कर रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट तो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा चीज़ अपने को दे दिया जाए जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, फिर भी हम उसका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, मतलब फार्मूला हम लोग ले आ सकते हैं। बस पता क्या क्या होना चाहिए, तो पता ये होना चाहिए कि हम लोग को जो इस्तेमाल करना हो, क्या इस्तेमाल करना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। अब कैसे क्या क्वेश्चन में दिया होगा ताकि हम उस सॉल्व करके आंसर ले आ लेंगे या फार्मूला ले आ लेंगे। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालना अपने को, मतलब अपने को टी का फॉर्मूला निकालना है। किसके लिए, पेंडुलम के लिए। क्या कंसीडर करना है, तो देखो मालूम क्या होना चाहिए, हमको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि जिस चीज़ का अपने को फॉर्मूला निकाला वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे हमको फॉर्मूला निकालना है किसका, टाइम पीरियड का। तो ये जो टाइम पीरियड है किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है ये मालूम होना चाहिए बस। तो कंसिडरिंग दैट इट डिपेंड ऑन, बीच में चलता रहता है बैकग्राउंड म्यूजिक। इट डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे, मास ऑफ बॉब पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ये तीनों पे डिपेंड करता है हमारा किसका, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हम लोग कैसे डिराइव करेंगे वो देखो। तो जो डिपेंडेंसी है वो लिखा कैसे जाएगा, तो लेट जो टी है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, इसको हम साफ कर दें नहीं तो थोड़ा सा बीच में ये लग रहा है। जो टी है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, तो क्या क्या अपने पास लेंथ है, मास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो m है, l है और g है।
जी कहने का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमको डायमेंशन लिखना पड़ेगा, तो डायमेंशन कैसे लिखते हैं, तो जो पावर होता है वही डायमेंशन होता है भाई, डायमेंशन का यूज़ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिस चीज़ का फॉर्मूला निकालना वो क्या है, टाइम पीरियड। वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। इसका डायमेंशन लिखा जाएगा, तो डायमेंशन लिख दिया जाए, ए हो गया इसका डायमेंशन, बी हो गया इसका डायमेंशन, सी हो गया इसका डायमेंशन। अब जब ये तो मालूम है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बोल दिए, के बोल दिए। के के साथ क्या लिख दिया, एम हो गया ए, एल हो गया बी और जी हो गया सी। ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी के सरवाने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए अभी तक। अब हम क्या लिख लें, दोनों तरफ का डायमेंशन लिख लें। तो अगर हम दोनों तरफ का डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो एम 0 एल 0 टी 1 होगा, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड। और अगर इसका लिखने जाएंगे तो के का के ही रहेगा, ब्रैकेट में एम पावर ए एल पावर बी, और जी कहने का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा गैप बना लेते हैं ताकि समझ आएगा भाई मेरे। एल हो गया बी, और जी कहने का क्या मतलब हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहने का मतलब हो गया एल टी माइनस 2 पावर में सी। और जब इसको एक और स्टेप लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, एम पावर ए एल पावर बी और एल पावर सी और टी माइनस 2 सी। फिर एक और स्टेप लिख दे, मतलब परिवार मिलन करने के लिए, m0 l0 t1 चल रहा है, इधर इधर कॉपी पेस्ट है, m0 l0 t1 इधर के हो गया। अब देखो इसको सिंगल ब्रैकेट में लिखेंगे तो सिंगल ब्रैकेट में m पावर ए हो जाएगा, l पावर b l पावर c, मतलब मल्टीप्लाई में होगा तो l पावर b प्लस सी हो जाएगा, पावर ऐड हो जाता है। और t में देखेंगे तो t पावर माइनस 2c। तो हमको करना क्या, एक एक स्टेप देखो। सबसे पहले हम क्या देखें कि वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, उसका हम डायमेंशन लिख लें। उसके बाद दोनों तरफ हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो मास है उसको हम मास से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे जो लेंथ है उसको लेंथ से कंपेयर करेंगे, यहाँ जो टाइम है उसको टाइम से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये जगह बनाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे चलते हैं हम। तो नीचे जाने के लिए यही है अपने पास औजार, बस बस बस, ठीक। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे m पावर 0 है, यहाँ पे m पावर a है, तो जो a है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे l पावर 0 है, b प्लस सी 0 है, तो 0 हो गया, या फिर ऐसे कह लो b प्लस सी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पे है t पावर 1, तो t पावर 1 है, और यहाँ पे है माइनस 2c, तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। और c का वैल्यू अगर माइनस हाफ यहाँ पे रख देंगे तो b का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो देखो तीनों का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू 0 मिल गया, b का वैल्यू हाफ मिल गया, c का वैल्यू -1/2 मिल गया। अब ये तीनों वैल्यू हम लोग रखेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या था, ये जो चीज़ हम लोग लिखे हैं इसी को इक्वेशन 1 बोलेंगे। ये जो चीज़ है ये अपना इक्वेशन 1। तो अब यूजिंग ए बी सी इन इक्वेशन 1, यूजिंग ए बी सी इन इक्वेशन 1 क्या देखने को मिलेगा, तो टी के m के जगह पे a, m पावर a मतलब m पावर 0, l पावर b मतलब l पावर हाफ, और क्या था, t था ना, m l g था, g पावर माइनस हाफ। अब इसको अगर हम फार्मूला में लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, वो देख लीजिए। तो फार्मूला में इसको क्या लिख देंगे हम लोग, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू के, m पावर 0 खत्म, l पावर 2 के 1/2 कहने का मतलब अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट l, और ये माइनस मतलब अंडर रूट में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला आ गया किसका, टाइम पीरियड का, किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। और वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, मास पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। देखो मास का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर हमको ये मालूम है कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है तो उसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। और जो चीज़ उसमें नहीं होगा फॉर्मूले में, वो अपने आप हट जाएगा। तो मास यहाँ से हट गया, लेकिन जो क्वेश्चन था उसमें दे रखा था कि भाई मास पे है, एल पे है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे है। तो कुल मिला के ये हम लोग फार्मूला ले आ लिए टाइम पीरियड के लिए, किसका, डायमेंशन का इस्तेमाल करके। तो उम्मीद करते ये समझ आया होगा। अब जो तीनों चीज़ हम लोग देखे हैं, तीनों के मिक्स करके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है, उन क्वेश्चंस को 1-2-4 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तब तक इसको साफ कर लें हम। अब देखो कुछ क्वेश्चन है अपने सामने। पहला क्वेश्चन ये कि डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
मतलब सीजीएस सिस्टम में अपने को एक डायमेंशन दिया हुआ है, एक यूनिट दिया हुआ है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है कि न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना अपने को, मतलब न्यू सिस्टम में डेंसिटी लेना जिसमें लेंथ है 10 सेंटीमीटर और मास है 100 ग्राम। तो क्या इसमें चेंज हुआ है क्या? जैसे हम लोग जो एग्जांपल देखे थे उसमें एमकेएस से हम लोग सीजीएस में जा रहे थे, लेकिन यहाँ अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में ही दे रखा है, और नए सिस्टम में भी जो अपने को है 10 सेंटीमीटर और 100 ग्राम, मतलब सीजीएस में ही दे रखा है। तो इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए लेकिन वैल्यूज़ को बस चेंज कर रहा हो, जैसे क्या बोल रहा है इसे यहाँ पे क्वेश्चन कि पहले डेंसिटी था इतना 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट ले आ दिया गया है जिसमें जो लेंथ है उसको अब 10 सेंटीमीटर लिया जाएगा और जो मास है उसको 100 ग्राम लिया जाएगा, नया ही है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ये फॉर्मूला तो है अपने पास, लेकिन फॉर्मूला को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कि हम कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो डेंसिटी दे रखा है वो डेंसिटी दे रखा है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहने का क्या मतलब 1 ग्राम और 1 सेंटीमीटर क्यूब, यही कहने का मतलब है। अब जैसे देखो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो N1 ये हो जाएगा, बाकी M2 ये हो जाएगा, L2 ये हो जाएगा लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर में दे रखा, वहाँ तो हम लोग अलग, तो वहाँ हम लोग हर चीज़ को स्टेप बाय तोड़ तोड़ के सीखे थे। अब यहाँ पे हम हर बार तोड़ने थोड़ी जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कुछ अलग तरीके से सॉल्व करने का। यहाँ तो सीख रहे थे इसलिए बेसिक मेथड देखे थे, अब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करना है। तो मान लो ये अपने पास आ गया और इसको जिसमें कन्वर्ट करना है, जिस भी यूनिट में कन्वर्ट करना उससे हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। कहने का मतलब क्या हो गया, अपने पास अब क्या है, नया लेंथ है जिसको हम बोल देते हैं LN, मतलब लेंथ न्यू लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, और गिवन कितना है अपने पास 1 सेंटीमीटर। हम लोग को जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं लेंथ न्यू, वो कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अपने पास कितना है लेंथ में 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 सेंटीमीटर का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेंथ न्यू अपॉन में 10 आएगा। क्या कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इतने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, सब बढ़िया होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर का वैल्यू क्या आ गया, लेंथ न्यू अपॉन में 100। उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे अब मास को लिखने, मास न्यू, तो नया मास कितना अपने पास 100 ग्राम, गिवन कितना था, तो गिवन था यहाँ 1 ग्राम, 1 ग्राम का वैल्यू निकाल लें हम लोग। तो 1 ग्राम का वैल्यू कितना आ जाएगा, मास न्यू अपॉन में 100। समझ आए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे हम लोग, तो क्या देखने को मिलेगा, तो 4 का 4 तो रहेगा, 1 ग्राम के जगह पे क्या लिखेंगे, मास न्यू अपॉन में 100। और 1 सेंटीमीटर क्यूब के जगह पे जब लिखने जाएंगे, तो जब नीचे लिखने जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा LN अपॉन में 10, और साथ में क्यूब होगा क्या, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है ना, तो क्यूब लिखना पड़ेगा अपने को। अब क्या कर लें, 4 इंटू MN अपॉन में LN, ये परिवार मिलन कर दिए। यहाँ पे ये 100 नीचे आ गया, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, मतलब ये कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के अपने पास बचा 40। तो आ गया अपने पास 40, साथ में हो गया MN और LN। अब ये MN और LN ये है मास और ये है लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ क्या, डेंसिटी ही तो होता है, और अपने को निकालना क्या था, डेंसिटी ही तो निकालना था। तो जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाएगा उसमें डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा उसमें 40। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 40। तो जैसे देखो समझना है कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। जैसे हमको यहाँ पे डेंसिटी था, डेंसिटी को डेंसिटी में ही ले आना था, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही ले आना था। और जो हम लोग एग्जाम्पल देखे तो उसमें न्यूटन को टाइम में ले आना था, मतलब हर एक यूनिट को कन्वर्ट करना था। जैसे क्या, अगर हम लोग MKS सिस्टम में बात कर रहे हैं तो मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है। CGS सिस्टम में बात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेकंड है। मतलब ये पूरा कन्वर्ट हो रहा है, मीटर को सेंटीमीटर को में कन्वर्ट करना, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना। तो इसलिए वो कर रहे थे हम, पूरा सॉल्व करके अलग अलग किए थे। यहाँ पे अपने को डेंसिटी में ही ले आना था, और जो नया यूनिट आता वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों, मतलब मास और लेंथ में ही आता, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी हम बोल सकते हैं। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बोल दें, मास पर यूनिट लेंथ बोल दें, तो मास और लेंथ ही तो आया है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा नए सिस्टम ऑफ यूनिट में वो कितना आ जाएगा 40। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। देखो कुछ रटना नहीं है, चीज़ों को समझने की कोशिश करना कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये लगाने जाएंगे तो पागल होने लगे, मतलब काफ़ी लेंथी चला जाएगा। तो भाई जब हम आसानी से नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो वो करेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तब तक इसको साफ करें। तो
आप जो 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम वगैरह में ज़्यादा आता है, तो इसको डिस्कस कर लीजिए। एक अपने को इक्वेशन दे रखा है एफ इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी पावर हाफ, और यहाँ पे कह रहा है कि जो x है वो डिस्टेंस है, t जो है वो टाइम है, और अपने को डायमेंशन फाइंड करना है किसका, बी स्क्वायर और अपॉन a का। तो ये देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ये जो f है वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। सिमिलरली ये जो f है वो बी टी पावर हाफ के भी बराबर होगा, कहने का मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो यूजिंग, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कितना इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या देखने को मिलेगा, तो देखने को ये मिलेगा f इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा। हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, देखो अपने को डायमेंशन निकालना b और a का, तो यहाँ से हम a का डायमेंशन निकाल सकते हैं। f क्या है, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mlt माइनस 2 हो जाएगा। a हमको पता नहीं है, x क्या है, x डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा l स्क्वायर, क्योंकि पावर में 2 दे रखा है। अब सॉल्व जब हम करेंगे इसको, l स्क्वायर इधर जाएगा तो m होगा, डिवाइड में जाएगा तो l पावर माइनस 1 बचेगा और t पावर माइनस 2 बचेगा। तो कुल मिला के अपने पास जो डायमेंशन आया है a का वो कितना आया है, m l माइनस 1 t माइनस 2। कैसे आया समझ आया होगा। ऐसे हम डायमेंशन निकालने किसका, मतलब इसको हम कंपेयर कर ले f इज इक्वल्स टू बी टी पावर हाफ, ठीक, क्योंकि अपने को b का भी डायमेंशन चाहिए, तो b का भी डायमेंशन चाहिए, तो कंपेयर करके यहाँ से क्या मिल जाएगा, m l t माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में b हो जाएगा, यहाँ से t पावर हाफ है तो मतलब t पावर हाफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तो समझ आएगा। परिवार मिलन कर रहे तो यहाँ m ही रहेगा, यहाँ l ही रहेगा। माइनस 2 है, इधर आएगा तो भी डिवाइड में जाएगा माइनस 2, और ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के 3/2 हो जाएगा। जैसे क्या हुआ, माइनस 2 प्लस हाफ, इधर आएगा तो नीचे आएगा तो नीचे जाएगा, ये होगा ना कुछ माइनस, तो ये कितना आने लगेगा भाई मेरे, 2 हो गया, -4 हो गया, -1 हो गया, -5/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, t का डायमेंशन -5/2 इज इक्वल्स टू b। ये कुछ हो गया किसके किसके लिए, यहाँ पे थोड़ा साफ लिख देना तो यहाँ पे क्लियर पता नहीं चल रहा। तो ये अपने पास t-2, तो a का डायमेंशन ये आ गया अपने पास, b का डायमेंशन ये आ गया अपने पास, mlt -5/2। अब अपने को क्या करना है, डायमेंशन निकालना b स्क्वायर और a का। तो सुंदर सा पेन का कलर चेंज करें और नाउ करके लिख दें, पेन का कलर चेंज करते हैं और नाउ करके लिख देते हैं। नाउ क्या फाइंड करना अपने को, b स्क्वायर अपॉन में a, तो बी स्क्वायर कहने का मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो बी स्क्वायर मतलब m स्क्वायर l स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 कट जाएगा तो t पावर -5 बचेगा। a में क्या लिखेंगे, तो a में लिखेंगे m l -1 और t-2, ब्रैकेट में लिख दें। पूरे को सॉल्व कर लिया था, m स्क्वायर है m है तो केवल बचेगा m, l स्क्वायर है और यहाँ पे है l -1, ये -1 है ना, -1, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l3। यहाँ -5 है, ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा t-3। तो कुल मिला के डायमेंशन जो हम लोग को निकालना था b स्क्वायर अपॉन a का, उसका डायमेंशन क्या आ जा रहा है, ml3 t-3। तो उम्मीद करते हैं समझ आएगा कैसे हम लोग किए हैं, ये पहुंचा होगा तुम लोग तक। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादा आता है, तो इसको साफ करके बोर्ड में इस आने वाला क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, f इज इक्वल्स टू a cos bx प्लस c sin dt, और डायमेंशन फाइंड करना अपने को ad अपॉन में b का। तो क्या करेंगे, तो कुछ करने से पहले एक चीज़ जान लो, कुछ क्वांटिटी है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लॉग, एक्सपोनेंट, न्यूमरल फैक्टर्स, ये सब जो होता है डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो जब इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता तो कुल मिला के हम कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो cos bx है ये डायमेंशन लेस है, यहाँ जो ये sin dt है ये डायमेंशन लेस है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो देखो सॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बात करेंगे, तो जो f है इसके बराबर होगा, f इसके बराबर होगा, जो इसके पहले अभी हम लोग देखे थे। लेकिन यहाँ पे हम तुम लोग को ये सॉल्व करके बताना चाहते हैं डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस कहने का क्या मतलब, हमको ये पता है कि जो cos bx है क्या डायमेंशन लेस है। कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो bx है वो डायमेंशन लेस है, और डायमेंशन लेस कहने का मतलब m0 l0 t0 होगा। सेम कहानी ये जो dt है
वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का निकला m0 l0 t0। ये समझ आया बात। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डायमेंशनलेस होगा, तो इसी डायमेंशनलेस का इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो देखो ये मिला अपने को, b क्या है, तो b तो फाइंड करना है क्योंकि यहाँ दिया था, b फाइंड करना, और x क्या है, डिस्टेंस। और अगर x डिस्टेंस है तो इसको हम क्या लिखेंगे, l लिखेंगे। यहाँ होगा m0 l0 t0, l इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, m0 l-1 और t0। सेम कहानी dt, t क्या है, टाइम है अपने पास, ये हो गया m0 l0 t0। d निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, m0 l0 और t-1। तो देखो क्या क्या निकालना था अपने को, निकालना था a d और b, तो जिसमें से b और d तो निकल आया, बचा क्या है अपने पास, a। अगर हम लोग a के बारे में बात करेंगे तो a को b से कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, मतलब ये चीज़ और ये चीज़। हाँ, एक और चीज़ जैसे यहाँ पे नया सिखा दिया तुम लोग को, जैसे देखो cos bx और sin dt, ये दोनों तो आपस में ऐड हो रहा, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो हमको मालूम है क्या लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कहने का मतलब सेम यूनिट के चीज़ को ही हम ऐड कर पाएंगे। लेकिन क्या मल्टीप्लाई में भी यही होता है कि मल्टीप्लाई जब हम करने जाएंगे तो सेम यूनिट होना ज़रूरी है, कि अलग अलग यूनिट को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग यूनिट को भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का नहीं इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रैंडम चीज़ों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब अलग अलग यूनिट का मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, लेकिन अलग अलग यूनिट का प्लस और माइनस नहीं हो सकता, इस चीज़ का याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम सोचेंगे कि भाई ये और ये इन दोनों का सेम ही यूनिट होगा, तो हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है a और cos bx मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों का यूनिट अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये जो f है और ये जो a है, इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये पूरा क्वांटिटी, ये पूरा क्वांटिटी, इसका यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये तो डायमेंशनलेस है, तो हम डायरेक्ट फोर्स को किससे कंपेयर कर सकते हैं, ए से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तुम लोग ए को cos bx से कंपेयर करेगा, सी को sin dt से कंपेयर करेगा, वहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस सेम यूनिट का होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसीलिए यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं लगाएंगे। तो इसको साफ करते हैं जो कहानी बताए हैं। अब हम लोग चलते हैं फिर से कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन में किसको कंपेयर करेंगे, तो फोर्स और ए को कंपेयर करेंगे। तो पेन का कलर थोड़ा सा बदल देते हैं, थोड़ा सा बदल दिए। अब क्या देख लेंगे, नाउ या फिर ऑल्सो करके F इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। दिस इम्प्लाई फोर्स क्या है, MLT-2 है, और ये है क्या अपने पास ए। तो ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, डी का भी, सबका डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या कर ले, अब वैल्यू पुट कर ले। तो नाउ करके सुंदर से लिखेंगे। नाउ क्या करना अपने को, ए डी अपॉन में बी है। ए क्या है अपने पास, तो ए है ए डी अपॉन में बी। ए है अपने पास MLT-2, डी है अपने पास M0 L0 T-1 अपॉन में बी है अपने पास M0 L-1 और T0। ये अब पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ M है, यहाँ M0 है, ठीक है, और यहाँ भी M0 है। तो कुल मिला के जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो केवल M बचेगा, तो केवल M बचा। फिर यहाँ L है, L0 है, L-1 है। तो L-1 मतलब L ऊपर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो कुल मिला के ये हो गया L स्क्वायर, क्योंकि जीरो का तो कोई मतलब नहीं है ना। फिर ये है T-2 और T-1, तो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगा, तो पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, T-3। मतलब इन दोनों को सॉल्व किया तो T-3 आ गया, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, T-3 + 1 मतलब T-2 आ जाएगा। तो कुल मिला के जो डायमेंशन आ गया ए डी अपॉन बी का, वो क्या आ गया, ML² और T माइनस ये कितना था, ये क्या है भाई, बी है, बी में जीरो है ना, अरे यार सही से नहीं लिखते हैं तो जीरो, तो ये जाएगा T-3। तो कुल मिलाकर जो डायमेंशन आएगा कितना गया, ML² T-3। तो दो टाइप का एग्जांपल हम लोग देख लिया, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आता है बोर्ड एग्जाम में, तो उम्मीद करते हैं समझ आएगा। एक और डिस्कस कर लेते हैं किसको, डेरिवेशन वाला, कन्वर्जन वाला की एग्जाम्पल देख लिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के इस्तेमाल से हम लोग डायमेंशन निकालना सीख गए किसी रैंडम क्वांटिटी का। एक दो क्वेश्चन और देख लेते, यूनिट निकालना है और एक डेरिवेशन वाला। तब तक इसको साफ कर दें। और देखो अगला क्वेश्चन है p + a/v², एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में v - b, और बोला है कि यूनिट ऑफ a बता दीजिए। a का यूनिट क्या होगा, यूनिट बताना है अपने को, यूनिट। तो यूनिट बताना है a का, तो हम क्या कर लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। यूनिट ऑफ a मतलब ये और ये एक ही परिवार का होगा। कहने का मतलब p जो है क्वेश्चन में पूरा दिया रहेगा, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे। p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, ठीक है।
तो P प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया कहने का मतलब फोर्स का अगर यूनिट हम लिखने जाएंगे तो हम यूनिट लिख लेते हैं इसको CGS में लिख लेते हैं। तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा डाइन और एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल मिला के जो प्रेशर का यूनिट आ गया, प्रेशर का यूनिट क्या आ गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम इसका यूनिट लिखने जाएंगे V अपॉन में A स्क्वायर का, तो वो जो यूनिट आएगा और ये जो यूनिट आएगा दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, सेम परिवार का होना चाहिए कि नहीं भाई, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे हम बात कर ले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग P इज इक्वल्स टू AV स्क्वायर होना चाहिए यूनिट में, तभी तो ऐड हो पाएगा। तो P का जो यूनिट आ गया क्या आ गया, डाइन अपॉन में पर सेंटीमीटर स्क्वायर। A का तो फाइंड करना है यूनिट, V कहने का मतलब हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम कहने का मतलब हो गया सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो गया स्क्वायर, क्योंकि हम सबको CGS में ले रहे हैं। अब क्या कर ले, परिवार मिलन कर ले। परिवार मिलन में क्या देखने को मिलेगा, A हो जाएगा, साथ में डाइन हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो गया सेंटीमीटर पावर 6 हो जाएगा। पावर 6 कहने का मतलब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पावर 4 बचेगा अपने पास। तो कुल मिला के यहाँ से जो अपने को मिल रहा है वो मिल रहा है A इज इक्वल्स टू डाइन सेंटीमीटर पावर 4। समझ आया बात। जैसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भाई सेंटीमीटर पावर 4 ही बचेगा ना, और हमको यूनिट ऑफ A निकालना था। तो A के हिसाब से पहले तो हम लोग ये जो चीज़ था उसका हम लोग निकाल लिए यूनिट, वो क्या आ गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो दूसरा चीज़ था A अपॉन V स्क्वायर, वहाँ से हम लोग को A का फाइंड करना था, तो वॉल्यूम का यूनिट पुट किए और सॉल्व करके आंसर ले लिया। बहुत हार्ड नहीं था, लेकिन देख के हार्ड लग सकता है। इक्वेशन इस तरीके से दिया जाएगा, लगेगा यार कैसे सॉल्व करें। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से चीज़ों को। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करके ख़त्म करते हैं चैप्टर को। तो क्या है, डिराइव द डायमेंशन ऑफ मास। अपने को डायमेंशन ले आना है किसका, मास का, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पे, वेलोसिटी पे और फोर्स पे। तो देखो डायमेंशन ले आना चाहे फार्मूला ले आना है तो हम लोग को करना पड़ेगा तीसरा जो डायमेंशनल यूज़ था उसका। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो मास है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, तो डिपेंड करेगा E पे, V पे और F पे, और सबका डायमेंशन लिख देंगे तो A, B और C लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के K लिखते हैं, ये हो जाएगा E, A, V, B और F, C। सबका डायमेंशन लिखेंगे तो इसका डायमेंशन जब लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा M, L0, T0, M1 हो जाएगा क्योंकि मास है अपने पास, K कांस्टेंट है, E हो गया एनर्जी दे रखा है, E क्या है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा M L स्क्वायर T-2 पावर में A हो जाएगा। सेम V है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा L T- मीटर पर सेकंड, तो T-1 पावर में भी। और फोर्स, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा ML स्क्वायर ML T-2, ये हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन। अब क्या कर ले, परिवार मिलन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, M1 L0 T0, मतलब सारे ब्रैकेट, मतलब सबको एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं। तो देखो M पावर A हो जाएगा, L2A हो जाएगा, T-2A हो जाएगा, LB हो जाएगा, T-B हो जाएगा, और MC हो जाएगा, LC हो जाएगा, T-2C हो जाएगा। ये सबको सॉल्व करने के बाद कुछ ये आ रहा है। अब करेंगे परिवार मिलन। परिवार मिलन कहने का मतलब क्या हो गया कि M पावर A है और कहीं M पावर C है, तो M पावर A प्लस C हो जाएगा। फिर 2A है, B है, तो L में 2A प्लस B और प्लस C आ जाएगा, और T में क्या आएगा, तो -2A माइनस B और यहाँ पे -2C, तो ये आ गया। और यहाँ पे क्या अपने पास M1 है, L0 है और T0 है। अब क्या कर ले, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा लेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा रहे हैं तो पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो M1 है तो 1 कंपेयर होगा किससे, A प्लस C से, A प्लस C से। सिमिलरली 0 है तो 0 को कंपेयर करेंगे किससे, 2A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C, जगह नहीं हो रहा अब अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से A प्लस C है ये, और यहाँ पे जो T पावर 0 है, 0 को कंपेयर करेंगे हम लोग -2A -B -2C। तो अब जब पूरे को सॉल्व करें, जैसे देखो यहाँ से हम लिखना क्या चाहेंगे, यहाँ पे अपने पास 2A प्लस B प्लस C है, तो A प्लस C की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस A प्लस B, मतलब 2A था तो A प्लस C था, 1A प्लस B और 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो ये A हो गया, A प्लस C 1 के बराबर,
यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -a -b -c सबको तोड़ दिए। तो a प्लस बी अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये a प्लस बी बन जाएगा, -2c है, यहाँ -a बचेगा, -a प्लस बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो a प्लस बी की जगह पे -1 लिखा जा सकता है, a प्लस बी की जगह पे -1 लिखा जा सकता है, -2c हो गया, -a प्लस 1 -2c हो गया इक्वल्स टू 0 0 0 0। अब देखो a प्लस सी ये है, a प्लस सी यहाँ पे भी है, इन दोनों को सॉल्व करके हम a और c का वैल्यू निकाल लेंगे, a c का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर a का वैल्यू यहाँ रख के b भी निकल जाएगा। तो ये सॉल्व करना तुम लोगों का काम है, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत लंबा हो गया, 50 मिनट का वीडियो हो गया, इतना लंबा वीडियो वैसे हम बनाते नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को कंप्लीट करना था तो इसलिए कंप्लीट करने के लिए हम लंबा वीडियो बना दिए। ये सॉल्व कर लेना तुम लोग, हो जाएगा, कुछ बहुत हार्ड नहीं है। उम्मीद करते हैं जो भी आज डिस्कस किया वो सब समझ आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से कई सारा क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी। तो ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई करते रहो, समझ नहीं आएगा तो एक और बार वीडियो देखना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा मोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, अपना ख्याल रखो। राम राम।